दोस्तों, भारत पर मुस्लिम आक्रमण का ये तीसरा भाग है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण का शासनकाल 712 से 1707 ईस्वी तक का रहा है। पहली दो वीडियो में हमने पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बारे में। इसने भारत पर क्यों आक्रमण किया और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी भारत पर आक्रमण करने की, और इनसे बनने वाले परीक्षा के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी पर विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मोहम्मद गौरी, जो कि संसवानी वंश का शासक था, इसका भारत में शासनकाल 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक का रहा है। ये दूसरा तुर्क आक्रमणकारी था। पहला तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनवी। ये कहाँ से आया था मोहम्मद गौरी? तो ये भी वहीं रहता था जहाँ से आया था महमूद गजनवी। तो देखिए, अफगानिस्तान में एक स्थान था जिसका नाम था गजनी। गजनी में एक वंश चला करता था, इसका नाम था गौरी वंश, और गौरी वंश का ही शासक था मोहम्मद गौरी। तो ये आप जान चुके, अफगानिस्तान से आया था, गजनी नामक स्थान से। अब इसका उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का? तो मात्र इसका एक उद्देश्य था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। दोस्तों, भारत के सिंध में एक जगह थी, इसका नाम था मुल्तान। पहले सिंध भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो मुल्तान पर ही मोहम्मद गौरी ने अपना प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में करमाती मुसलमानों पर किया। करमाती एक जाति हुआ करती थी, उसने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने ही मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में लगातार 3 सेंचुरी लगाई थी। इसलिए मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं? वीरेंद्र सहवाग को। तो मोहम्मद गौरी ने अपने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। उसके बाद ये वापस गजनी लौट गया। गजनी पहुंचकर मोहम्मद गौरी सुनता है महमूद गजनवी के बारे में। उसे पता लगता है कि महमूद गजनवी का एक शासक जो था वो गजनी से ही भारत गया और भारत के गुजरात से सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूट कर लाया, और वहाँ से भारी मात्रा में उसने सोने को अर्जित किया। तो मोहम्मद गौरी ने भी अपने मन में विचार किया कि क्यों ना भारत के सोमनाथ मंदिर को ही लूटा जाए। और फिर क्या था, मोहम्मद गौरी ने अपने मन में विचार बनाया और अपना द्वितीय आक्रमण 1178 ईस्वी में भारत के गुजरात पर कर दिया। लेकिन उस समय वहाँ का शासक हुआ करता था भीम सेकंड या फिर मूलराज सेकंड। तो भीम द्वितीय जो था वो बहुत प्रतापी राजा था। उसने उल्टा ही आक्रमण कर दिया मोहम्मद गौरी पर, और मोहम्मद गौरी की सेना जो थी भीम द्वितीय की सेना के आगे कमज़ोर पड़ गई और उल्टा भागने लगी। परंतु भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी का पीछा किया और मोहम्मद गौरी को माउंट आबू पर बंदी बना लिया। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि बाद में अपनी मां के कहने पर भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो माउंट आबू है वो गुजरात और राजस्थान के बीच का हिल स्टेशन है, जो कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। मोहम्मद गौरी यह जान गया कि भीम द्वितीय के होते हुए वह सोमनाथ मंदिर को नहीं लूट सकता, जिस कारण वह भारत में उत्तर की ओर बढ़ा और सिंध और कश्मीर पर उसने अपना कब्जा जमा लिया। वहीं भारत के दूसरी ओर दिल्ली, अजमेर, राजस्थान के सांवर में एक वंश चला करता था, चौहान वंश। और चौहान वंश का ही एक शासक हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि यहीं सिंध और कश्मीर से जो मोहम्मद गौरी था पृथ्वीराज चौहान पर बार बार आक्रमण किया करता था। पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि या एक परम मित्र था जिसका नाम था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। वह साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें जानकारी मिलती है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई मुठभेड़ की। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखता है कि मोहम्मद गौरी जो था वो पृथ्वीराज चौहान पर बार बार आक्रमण किया करता था और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बार बार माफ़ कर दिया करता था। ऐसा 16 बार हुआ, परंतु इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। इतिहासकार का ऐसा कहना है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच केवल 2 मुठभेड़ हुई, एक तराइन का प्रथम युद्ध और एक तराइन का द्वितीय युद्ध। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो में ऐसा कहता है कि मोहम्मद गौरी जब 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है तो इस बार पृथ्वीराज चौहान के सब्र का बांध टूटता है और भारत के हरियाणा के तरावड़ी नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध होता है। तो चंद्रवरदाई के अनुसार ये 17वां युद्ध था, परंतु इतिहासकारों के अनुसार इन दोनों के बीच हुई ये पहला युद्ध था, जिसे हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं, जो कि 1191 में लड़ा गया था। और इस बार भी
पृथ्वीराज चौहान जो था वो मोहम्मद गौरी को माफ़ कर देता है और मोहम्मद गौरी वापस गजनी लौट जाता है। मोहम्मद गौरी अपनी सेना को और मजबूत करने में लग जाता है, परंतु पृथ्वीराज चौहान का ध्यान मोहम्मद गौरी से हटकर किसी और ही गौरी में लग जाता है। इसी के समकालीन उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक वंश चला करता था, गढ़वाल वंश, जिसका रूलर हुआ करता था राजा जयचंद, और राजा जयचंद की पुत्री थी संयोगता, जिससे प्रेम किया करता था पृथ्वीराज चौहान। परंतु जयचंद इस बात के बिल्कुल भी सहमत नहीं था। एक बार की बात है, राजा जयचंद अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर रखता है। इसमें हर जगह के राजा आते हैं, परंतु पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता है। यह बात जब पृथ्वीराज चौहान को पता लगती है, तो पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर बैठकर पहुंच जाता है स्वयंवर में, और भरे स्वयंवर से उठा ले जाता है संयोगिता को और उससे विवाह कर लेता है। इस बात से अपमानित होकर राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से अपने अपमान का बदला लेने की कसम खाता है और जाकर मिल जाता है मोहम्मद गौरी से, और अगली ही साल मोहम्मद गौरी जयचंद की मदद से 1192 में दोबारा आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पर, जिसे हम लोग तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं, जो कि लड़ा गया था 1192 में। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है, और इस प्रकार भारत में 1192 में स्थापना होती है मुस्लिम शासन की। लेकिन दोस्तों, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो में कुछ अलग ही लिखता है, जिसे इतिहासकार नहीं मानते हैं। इतिहासकार इस कहानी को एक काल्पनिक घटना मानते हैं। अच्छा, क्या लिखता है चंद्रवरदाई ऐसा पृथ्वीराज रासो में, तो वो हम देख लेते हैं। तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखता है कि मोहम्मद गौरी इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं करता है। वह इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मुझे अर्थात चंद्रवरदाई को बांधकर गजनी ले जाता है और एक बार खेल के मैदान में उतारता है पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान जो है घूर कर देखता है मोहम्मद गौरी की ओर, तो मोहम्मद गौरी कहता है कि पृथ्वीराज चौहान आंखें नीची कर, परंतु पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ऐसा ना करने पर मोहम्मद गौरी जो था वो पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा लेता है। एक बार चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मारने की योजना बनाते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पास एक कला थी कि वह शब्द भेदी बाण चलाना जानता था, जिससे लक्ष्य को बिना देखे भेदा जा सकता है। चंद्रवरदाई मोहम्मद गौरी से कहता है कि मेरा मित्र बिना देखे लक्ष्य को भेज सकता है, ऐसी अद्भुत कला जानता है मेरा मित्र। परंतु मोहम्मद गौरी इस बात पर विश्वास नहीं करता है और इस कला का प्रदर्शन करने के लिए खेल के मैदान में दोनों को उतार देता है, और धनुष और बाण जो हैं वो सौंप दी जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के हाथ में। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान से कहता है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। इस पंक्ति में चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान को बताता है कि मोहम्मद गौरी कितनी दूरी पर कहाँ पर बैठा हुआ है। फिर क्या था, पृथ्वीराज चौहान जो है शब्दवेदी बाण चला देता है, जो कि जाकर सीधा लगता है मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। और चंद्रवरदाई जो है वो कटारी निकाल कर पृथ्वीराज चौहान की गला काटकर हत्या कर देता है और अपना भी गला काट लेता है, स्वयं की भी आत्महत्या कर लेता है। परंतु इतिहासकार इस घटना को काल्पनिक घटना बताते हैं। उनके द्वारा सीधे तराइन के द्वितीय युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हम ये जान चुके थे कि 1192 में भारत में स्थापना हो जाती है मुस्लिम शासन की, और अगले ही साल 1193 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी भी बना लिया था। दोस्तों, 1192 में ही एक इम्पोर्टेंट काम और हुआ। 1192 में ही एक सूफी संत भारत आए, जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में शुरुआत करते हैं सूफीज़म की। सूफीज़म क्या होता है? सूफीज़म शिया और सुन्नी के बीच मतभेदों को ख़त्म करने के लिए एक नई कम्युनिटी बनी थी। राजस्थान के अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कुटिया बनाई गई। यहीं इनने सूफीज़म का प्रचार किया और यहीं पर इनकी कब्र बनी। जहाँ पर इनकी कब्र बनी उसे कहा जाता है दरगाह अजमेर शरीफ। तो दरगाह अजमेर शरीफ में किसकी कब्र है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम अपने टॉपिक को। हमने यहाँ तक देख लिया था कि 1192 में भारत में स्थापना हुई मुस्लिम शासन की,
और 1193 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। बात यह आती है कि राजा जयचंद मोहम्मद गौरी का रिश्तेदार था? जी बिल्कुल नहीं। अगली ही साल 1194 में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है वो जयचंद की हत्या कर देता है और मरवाओ पृथ्वीराज चौहान को। तो यहाँ पर ये हुआ जैसी करनी वैसी भरनी। तो चंदावर का जो युद्ध हुआ उसमें अहम भूमिका निभाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम या दामाद हुआ करता था मोहम्मद गौरी का। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद गौरी जब भारत आया तो अपने साथ सैकड़ों गुलामों को लेकर आया। उसमें से कुछ खास गुलाम इसके 4 थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी वही नामुराद व्यक्ति है जिसने 1204 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में स्थित है, इसको नष्ट करने का काम किया था। इसका निर्माण कराया था कुमारगुप्त ने, जो कि गुप्त वंश का शासक था 413 ईस्वी में। तो प्रश्न ये बनता है कि वर्तमान भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। परंतु यदि ये पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था या कौन सा है, तो इसका आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि इस समय भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। आगे हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक से खुश होकर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति बना लिया और 1194 में गजनी वापस लौट गया और कुतुबुद्दीन ऐबक से कह गया कि अब भारत पर इस्लाम धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मस्जिद बनवाई, जिसका नाम था कुब्बत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसने दूसरी मस्जिद बनवाई अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि राजस्थान के अजमेर में स्थित है। दिल्ली के एक प्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, इन्हीं का शिष्य या अनुयायी हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के नाम पर ही कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही कराया गया था। कुतुब मीनार जो है 5 मंजिल है, जिसकी लंबाई 73 मीटर है, लेकिन उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक इस मीनार का केवल एक ही मंजिल बनवा पाया। बाकी पूरा निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने 1229 में। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने कराया था? तो वो कराया था इल्तुतमिश ने 1229 में। फिर 1369 में बिजली गिरने से इसका जो चौथा और जो 5वां माला है, ये थोड़ा ध्वस्त हो गया था। इसका निर्माण दोबारा कराया था फिरोज शाह तुगलक ने और सबसे पहली बार इसकी जो मरम्मत कराई थी वो कराई थी सिकंदर लोदी ने 1189 में। दोस्तों 1205 में मोहम्मद गौरी वापस भारत आया और पूरी 1 साल रहा और 1206 में जब वह वापस गजनी लौट रहा था तो जम्मू कश्मीर के पास ही खोकर नामक जाति हुआ करती थी। तो खोखरों से ही भिड़ंत हुई मोहम्मद गौरी की। तो खोखरो जाति के द्वारा तलवार से वार कर दिया गया इस पर। तो इल्तुतमिश जो था वो भी इसके साथ जा रहा था। तो इल्तुतमिश इसे बचाकर वापस गजनी ले गया, परंतु ये सरवाइव नहीं कर पाया और 1206 में ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और यहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, जो कि हम देखेंगे इसके अगले भाग में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।